माँ जी वो आज मुझे पनीर खाने का मन था। पनीर मंगवा दीजिए ना। चुपचाप से जाकर दाल चावल उबाल कर खा ले। मन था पनीर खाने का। कभी अपने बाप के घर भी पनीर खाई है तूने? गरीब घर से हैं तब इनके ठाट बाट तो देखो पनीर खाएंगी। कहीं अमीर घर से होती तो मलाई कोफ्ते खाती हैं। बेचारी निर्मला उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे निर्मला, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? माँ ने फिर से तुम्हें कुछ कह दिया? अरे नहीं नहीं, अब वो बस माँ की याद आ गई थी। अच्छा ठीक है निर्मला, मैं फिर आता हूँ शाम को। निर्मला के पति के जाते ही निर्मला रोने लगती है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मेरी सास मुझे इतने ताने देती है। हे ऊपर वाला, तू कुछ ऐसा कर कि मेरी सास को मेरी कदर हो। इधर लीलावती अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाश करती है। लीलावती को सिर्फ अमीर बहू चाहिए थी। उसका मिजाज कैसा भी हो, लीलावती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ बहन, लड़की कैसी भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लड़की पैसे वाले होने चाहिए और दान दहेज मुझे भर के चाहिए। और आखिर लीलावती को अपने छोटे बेटे के लिए अमीर घर की बहू मिल ही जाती है। फिर शादी होती है। लीलावती के छोटे बेटे और बहू घर आते हैं। अरे रुको रुको बहू, पहले तुम्हारा गृह प्रवेश तो कर लो। व्हाट? गृह प्रवेश? ये सब कुछ मैं नहीं मानती हूँ। मैं ठहरी मॉडल फैमिली से और मैं ये सब पर विश्वास नहीं रखती हूँ। सो प्लीज़ मुझे मेरे रूम में जाने दो। लीलावती की छोटी बहू कविता की बातें सुनकर भी लीलावती को कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि लीलावती के सर पर तो दहेज का बोझ सवार था। राहुल, तुम मेरे रूम में एसी लगवा दो जो मेरे पापा ने दी है। अरे बेबी, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं अभी रामलेश को बुलाकर अभी एसी फिट करवाता हूँ। और देखते ही देखते कविता के रूम में एसी फिट हो जाती है। अरे कविता, आज तुम्हारी पहली रसोई है। ओ माय गॉड, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अब इस बुढ़िया को क्या बोलूँ मैं? तो माँ जी, मुझे तो आपसे बातें करने का मन था। मैं तो सोच रही थी आज हम दोनों एसी में बैठकर अच्छे से बातें करते हैं। अरे इसी बहाने मुझे एसी में बैठने को मिलेगा। बोल देती हूँ, निर्मला बना लेगी खाना। हाँ माँ जी, आज तो आपकी छोटी बहू कविता की पहली रसोई होगी ना? मेरी कविता पहली रसोई नहीं करेगी क्योंकि किचन में एसी नहीं है और उसे एसी की आदत है। अब तुम ठहरी गरीब घर से, तुम तो चूल्हे पर फूंक कर खाना बनाती थी ना अपने मायके में, तो जाओ और जाकर खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, खाने में क्या बनाना है आप मुझे वो तो बता दीजिए। मुझसे नहीं, जाकर अपनी देवरानी से पूछ खाने में क्या बनेगा, क्योंकि आज से इस घर में वही बनेगा जो मेरी कविता कहेगी। बेचारी निर्मला बड़े होने के बावजूद देवरानी से जाकर पूछती है कि खाने में क्या बनेगा और वही बनाती है जो उसे उसकी देवरानी कहती है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। देविका हमेशा आराम करती, अपनी सास को अपने कमरे में कोई ना कोई बहाने से बैठाकर काम के वक्त बातें करती और काम खत्म होते ही सास को अपने कमरे से निकाल देती बहाने से। निर्मला सारा दिन काम कर अपने पति से कभी अपने सास की शिकायत भी नहीं करती थी। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हमेशा कविता आराम करती है और मैं सारा दिन काम करके भी किसी की नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। हे ऊपर वाले, तू कब मुझे इंसाफ दिलाएगा? अगर गरीब होना इतना बड़ा पाप है तो तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है क्यों? क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम हमेशा परेशान सी रहती हो। पहले भी तुम परेशान रहती थी, लेकिन अब जब से इस घर में कविता आई है तुम कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निर्मला का पति निर्मला को गले लगाकर कहता है। निर्मला, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे दुखों को देख भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत लगे तो मुझसे बता सकती हो अपनी परेशानियों को। निर्मला के साथ जास्ती होती रही, लेकिन निर्मला ने कभी अपने पति से नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था उसका पति उसे बहुत प्यार करता है और निर्मला की तकलीफों को सुनकर वो घर छोड़ने का फैसला ले लेगा। इसलिए निर्मला चुप रही। माँ जी, मैं सोच रही थी आज मूंग की खिचड़ी बना ले। वो ज़रा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाँ हाँ, अपने मायके में ये खिचड़ी खाकर तो तुम जिंदा थी। वैसे भी अच्छा खाना खाने के लिए तो तुम अपने मायके में तरस भी जाती होगी ना। तुम्हें अकेले के लिए खिचड़ी खाना है तो तुम बना लो, लेकिन मेरी बहू कविता के लिए उससे पूछकर ही खाना बनेगा, वो जो चाहेगी। ठीक है, क्योंकि वो अमीर घर से है और तुम्हारे जैसे उसे गरीबों वाला खाना अच्छा नहीं लगेगा। फिर से लीलावती ने निर्मला का दिल तोड़ दिया।
बेचारी निर्मला बीमार होते हुए भी अपनी देवरानी से पूछकर उसके मनपसंद का खाना बनाती है। कितनी गर्मी है, ये मेरी बहू के आते ही मुझे एसी की आदत लग गई है। ऐसा करती हूँ, जाकर अपनी बहू से बैठकर बातें करती हूँ। वैसे भी एसी की ठंडक में बड़ा मज़ा आता है। तभी लीलावती अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है। अरे माँ, तूने जो एसी दी है उसमें आराम तो बहुत मिलता है मुझे, लेकिन ये जो भैंस के जैसे मेरी सास है ना लीलावती, सारा दिन मेरे कमरे में बैठती है। अरे हाँ माँ, भगा तो सकती हूँ मैं उसे, लेकिन मजबूरी है ना मेरी। उसे बैठाकर चिकनी चिकनी बातें करती रहती हूँ और उसकी बड़ी बहू घर के सारे काम कर डालती है। और एसी के लालच में लीलावती पता है मेरी मनपसंद का रोज खाना बनवाती है। और फिर कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना माँ। इस लीलावती से अगर मेरा कोई काम ना हो ना तो मैं इसे धक्के मार के अपने कमरे से निकाल दूँ। लीलावती अपनी बहू कविता की सारी बातें सुनती है। वाह बहू, तूने मुझे अच्छे धोखे में रखा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहू निर्मला को क्या कुछ नहीं कहा। नहीं, मेरी वजह से नहीं, तूने अपनी लालच की वजह से अपनी निर्मला को बेइज्जत किया है। मेरी वजह से नहीं, इसमें पूरी गलती तेरी है। अभी भी कविता को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं था। अभी भी कविता लीलावती से बदतमीजियां ही कर रही थी। लीलावती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपनी सोने जैसी बहू निर्मला का दिल तोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। और लीलावती अपनी बड़ी बहू निर्मला से माफी मांगकर उसे बड़े होने का दर्जा देती है और साथ ही कविता से भी घर के काम करवाती है।